नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस। जबलपुर कांग्रेस ने लॉन्च की नारी सम्मान योजना। प्रत्येक महिला को 1500 रुपए प्रति माह और 500 रुपए का गैस सिलेंडर देने का किया वादा। पुलिस कर्मियों और बुजुर्गों के लिए पुलिस लाइन में आयोजित किया गया स्वास्थ्य शिविर। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने किया स्वास्थ्य परीक्षण। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ 10 मई को किया जा रहा है, जिसमें 15 विभागों की 67 सेवाओं से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि इस अभियान के तहत प्रतिदिन निराकृत होने वाली शिकायतों की जानकारी विभागीय पोर्टल पर अपडेट की जाएगी। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि 10 मई से आरंभ हो रहे मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दूसरे चरण के तहत 15 विभागों के अंतर्गत आने वाली 67 सेवाओं से संबंधित लंबी शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। इसमें प्रमुख रूप से सीएम हेल्पलाइन के मामले, राजस्व प्रकरण, नामांतरण, जाति प्रमाण पत्र समेत अन्य शिकायतों को शामिल किया गया है और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गंभीरता से इन प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करें। कल से अर्थात 10 मई से लेके 25 मई तक मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का द्वितीय चरण प्रारंभ हो रहा है। इसमें 15 चुने हुए विभागों की 67 सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। उसमें शासकीय पोर्टल्स पे जो भी पेंडेंसी है उन सेवाओं से संबंधित उसको शून्य करने का लक्ष्य है। इसके अलावा इसमें एक दूसरा घटक भी है कि 15 अप्रैल तक सीएम हेल्पलाइन में जितने भी प्रकरण हैं उसमें भी यथासंभव पेंडेंसी को शून्य करने का प्रयास होगा। तो इस हिसाब से ये जो अभियान अगले 15 दिन तक चलेगा, इसमें मूलतः बहुत सारी सेवाएं और बहुत सारी जो शिकायतें हैं उसके निराकरण का प्रयास किया। कलेक्टर ने बताया कि जिले के प्रभारी मंत्री भी इस अभियान के तहत किए गए कार्यों की नियमित समीक्षा करेंगे। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में ग्राम केवलारी से आए एक व्यक्ति ने रेत के अवैध उत्खनन किए जाने की शिकायत की है। उनका कहना है कि खनन माफिया के गुर्गे उनके खेत से वाहन निकालते हैं और मना करने पर उन्हें धमकाते हैं। पीड़ित ने मदद की गुहार लगाई है। कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में ग्राम केवलारी से आए मोनू राजपूत ने बताया कि उनके खेत से मशीनें निकालकर खनन माफिया के गुर्गे न केवल फसल बर्बाद कर रहे हैं बल्कि मना करने पर उन्हें धमकी भी दे रहे हैं। मैं ग्राम सालीवाड़ा थाना बरगी से आया हूँ। ये मेरी माँ है, इनकी ज़मीन है नर्मदा किनारे, घाट लगा हुआ केवलारी घाट। तो वहाँ हम लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं कई साल से। अगर खेती करते हैं तो रेत माफिया तार बाउंड्री तोड़ करके अंदर चले जाते हैं। उसमें जो जानवर है वो फसल नष्ट करता है, मना करने में नहीं मानते हैं। शहर से ढेर सारे हाईवा जाते हैं, उनकी खुद की 5-6 गाड़ियाँ हैं, वो ऐसे रात दिन से 30-30, 40-40 हाईवा मशीन द्वारा उत्खनन होता है। नर्मदा जी का जो घाट है उसका क्षेत्रफल डबल कर दिया है इनने और कुएं जैसे गहराई कर दी है। कई बार हम लोग शिकायत कर चुके लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जनसुनवाई में ग्राम बुढ़ागर से आए राजेश मिश्रा ने अपनी दिव्यांग बेटी के भरण पोषण के लिए शासन की योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता मुहैया कराए जाने की गुहार लगाई है। अपनी इस बेटी के लिए थोड़ा सा देश के लिए अब हम असमर्थ हो रहे हैं सर। अब कोई धंधा रोजगार नहीं है और ये बेटी हमारी पालने से चलने से थोड़ी विकलांग है, लाने ले जाने में इसको तकलीफ होती है। तो अब थोड़ी आए हैं कि प्रभु जो सर जी होगी सहायता मिल जाए कुछ इसके लिए कि इसका बेड़ा पार हो जाए। अपना तो वादे में आके चले गए। इसका बेटी का नाम काजल मिश्रा। ये पूरे शरीर से सर जी बचपन ही से हम इसको देख रहे हैं, ये चला ही नहीं पा रही है। आने लाने में खिलाने में इनको सब सुविधा करना पड़ती है। अंबेडकर नगर से आई लक्ष्मी केशरवानी ने भी अपनी समस्या बताई। मेरे पति भी बहुत परेशान कर रहे हैं और सुबह जब नहा धोकर 3-4 घंटे लैट्रिन में भी बैठते हैं, मानसिक स्थिति भी। उसके बाद में मैं देती हूँ उनको पैसे देने के बाद में कलेक्टर से 8,000 रुपये, बुजुर्ग है तो उनको 8,000 रुपये बांधा गया, वो भी दिया जा रहा है। अभी मैंने बिजली बिल, लाइट, पुराने सब मकान का मैंने खुद दिया है। उसके बाद जी हम तो कलेक्टर भी, वहाँ सीएम ऑफिस भी गए, थानों में भी गए और तो यहाँ भी आए, बिलम्बर शाखा में से भी गए, वहाँ पर भी उन्हें सील लगा दिया, कोई सुनवाई। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आवेदक पहुंचे और उन्होंने अपनी परेशानी कलेक्टर से बताई। नगर निगम के अन्य क्रांति दल और भवन शाखा की
वर्किंग स्टाइल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सैनिक सोसाइटी स्थित जिस मकान के आसपास अतिक्रमण की समस्या को लेकर एक साथ 6 लोगों की हत्या हो चुकी है, उस मकान के अतिक्रमण का विवाद 7 साल बाद भी अनसुलझा है। अब उच्च न्यायालय ने 90 दिनों में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। आदेश की कॉपी लेकर पीड़ित पक्ष नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंचा। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 42 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा, भवन शाखा और स्वच्छता विभाग से संबंधित रही। सैनिक सोसाइटी से आए एक व्यक्ति ने उच्च न्यायालय की ऑर्डर कॉपी अधिकारियों को सौंपते हुए बताया कि सुनील सेन ने जिस मकान के आसपास काबिज अतिक्रमण और नाली विवाद के पीछे 6 हत्याएं हुई थी, उसका विवाद अब तक उलझा हुआ है। उच्च न्यायालय ने 90 दिनों में निराकरण के निर्देश दिए हैं। मैंने एक मकान जो है सैनिक सोसाइटी में सुनील सेन का खरीदा है अभी 5 जुलाई 2022 को। तो सुनील ने जब मुझे मकान बेचा था तो उसने बताया था कि साहब हमारे घर के सामने जो है और कॉलोनी में अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है और पूरी रोड को और नाली को बंद कर दिया गया है। तो उसके संबंध में पूरे दस्तावेज भी उसने मुझे दिए थे और जब मैंने कागज़ का जब अवलोकन किया तो पता चला कि सन 2007-8 से जो इसकी शिकायत थी उस पर कार्रवाई तो हुई थी, विधिवत जो है जांच भी हुई थी और सीमांकन में पाया गया था कि कौन कौन व्यक्ति अतिक्रमणकारी है। उसके बाद भी जो है उसके विरुद्ध तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सुनील सेन जो है आवेश में आकर के उसने दुर्घटनावश जो है 6-7 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें उसके घर के सदस्य 6 थे और फिर राजकुमार गौतम जी जो घर के सामने रोड में मकान बनाए हुए थे उनकी हत्या कर दी थी, जिसमें जिला न्यायालय के द्वारा जो है उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई है। तो वो जेल में निरुद्ध था, तो जेल से परमिशन लेकर के उसने मुझे मकान की रजिस्ट्री की। जब मैं डॉक्यूमेंट का अवलोकन किया और मौके पे जाकर के देखा तो पूरी स्थिति यथावत वैसे ही बनी हुई थी, किसी प्रकार का कोई वहाँ चेंज नहीं आया हुआ है, बल्कि रोड और नाली को अवैध रूप से बंद कर दिया गया है, जाने आने का रास्ता टोटल बंद कर दिया गया है। इसी प्रकार गढ़ा, गंगानगर एवं ठक्कर ग्राम से आए लोगों ने सफाई व्यवस्था में बरती जा रही कोताही की शिकायत की और समग्र पोर्टल अक्सर बंद रहने की शिकायत करने वालों की संख्या भी आधा दर्जन से ज्यादा रही। समस्या ये है कि एक तो हमारी नाली टेक्निकली ठीक नहीं बनी ऐसा लगता है, दूसरी बात क्रैक हो गई तो रिश्ता है तो पानी रहवाजी क्षेत्र में भरता है, जिससे मच्छर भी हो रहे हैं, रहना मुश्किल है। दूसरी बात बदबू आती है। ये आप देखिए 5 चिट्ठी लिख चुके हैं, ये संदर्भ देख आप 5 संदर्भ चिट्ठी है। इस संबंध में आना हुआ कि 16 नंबर जोन के अंतर्गत और सभी वार्डों में साफ सफाई, नालों जैसी समस्या का समाधान का मार्ग लगा हुआ है, जिसे उचित अनेकों बार एसआई 16 नंबर जोन से हम लोगों ने संपर्क किया, परंतु वो ध्यान नहीं दिए। आज भी लोग खुले में शौच कर रहे हैं, कच्ची लैट्रिनें वह नाले के किनारे स्थापित है, इससे कोई जानकारी शासन द्वारा नहीं दी जाती है। हम इसलिए आए हैं कि खुले में शौच बंद किया जाए और कच्ची लैट्रिनों को ख़त्म कर पक्की लैट्रिनों का निर्माण कराया जाए, यही हमारी शिकायत। ये 16 नंबर जोन वार्ड ठक्कर ग्राम समग्र आईडी के लिए बंदे पोर्टल बोल रहे सर, अब वो पोर्टल खुलेगा जब बनेगी समग्र आईडी। समग्र आईडी के बिना फॉर्म नहीं भरा जाएगा ना, लाडली बहना योजना वाला। अब उसके लिए पैसा खाते हैं। जनसुनवाई में पहुंचने वालों ने आरोप लगाया कि यह जनता दरबार महज दिखावा बनकर रह गया है, बिना पहुंच वालों की यहां भी सुनवाई नहीं होती। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस मंगलवार को आवेदकों का तांता लगा रहा। जनसुनवाई में 66 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं, जिसमें पारिवारिक विवाद, संपत्ति विवादों की शिकायतें प्रमुख रहीं। मझगावा से आई एक महिला ने अपने जेठ के विरुद्ध बुरी नियत रखने और शराब के लिए रुपए की मांग कर गाली गलौज करने के गंभीर आरोप लगाए और न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लगने वाले साप्ताहिक जनता दरबार में करीब 66 शिकायतें दर्ज की गईं। इन शिकायतों में हर बार की तरह घरेलू विवाद, पारिवारिक विवादों, संपत्ति विवादों की शिकायतों की संख्या सर्वाधिक रही। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से आए आवेदकों ने पारिवारिक विवाद, घरेलू विवाद और संपत्ति संबंधी विवादों की शिकायत दर्ज कराते हुए थाना स्तर पर कार्यवाही न होने का दर्द भी बयां किया। एसपी तुषार कांत, विद्यार्थी और अन्य पुलिस अधिकारियों ने आवेदकों की शिकायतों को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि शिकायतों की जांच के बाद मामले में विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी। जनसुनवाई में मझगावा से आई एक महिला ने अपने जेठ पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं रांझी निवासी एक आवेदक ने रिटायर्ड पुलिस अधीक्षक पर उसकी संपत्ति और नाले पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अफसरों से कार्यवाही की मांग की है।
शर्मा झगमा से आई थी, इसलिए आई थी कि मेरे जेठ बहुत परेशान करते हैं, आइंदे गाली गलौज देते हैं, रोज़ छेड़छाड़ करते हैं, मार पीटने की धमकी देते हैं और बोलते हैं शराब पीने को पैसा दो, अगर नहीं दोगी तो जीने नहीं दूंगी, खाने नहीं दूंगी। मेरे बच्चों को मार पीट करते हैं, गाली गलौज देते हैं, बहुत परेशान करते हैं। आइंदे हम क्या करें? मैंने समुद्रा कुमारी चौहान वार्ड में एक प्लॉट खरीदा था सावित्रीबाई सोंदिया से 2009 में, जिस पर उसकी नंद का कब्जा था। उस कब्जे को खाली कराने के लिए जो भी खर्चा लगा वो सब मैंने किया और उस पर जब डिग्री मेरे पक्ष में आ गई, जिससे मैंने ख़रीदा था उनके पक्ष में आ गई, तो रिटायर्ड एडिशनल एसपी द्वारा उस प्लाट पे कब्जा करने की नीयत बना ली गई। और वो मैं परसों वहाँ से निकला तो मैंने देखा वहाँ पे 8-10 लेबर लगी थी। मैंने पूछा ये अक्रोचमेंट कर रहे हैं, तो बोले कि ये तिवारी जी द्वारा करवाया जा रहा है। मेरे प्लाट के साथ साथ जो लगा हुआ शासकीय नाला है उसको भी उन्होंने नाली बना दी है, जिसके फोटोग्राफ और आवेदन मैंने एसपी साहब के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। एसपी तुषारकांत विद्यार्थी और अन्य पुलिस अफसरों ने आवेदकों की शिकायतों को सुना और संबंधित थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों को शिकायतों की जांच कर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में पहली बार विपक्ष ने अपनी योजना लॉन्च कर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है। भाजपा की लाडली बहना योजना का काउंटर करते हुए कांग्रेस ने प्रदेश में नारी सम्मान योजना लॉन्च की है, जिसमें बिना शर्त प्रत्येक महिला को 1500 रुपए प्रति माह देने एवं 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की लाडली बहना योजना का असर कम करने के लिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 9 मई से नारी सम्मान योजना प्रारंभ की है। इसके तहत प्रत्येक महिला को बिना शर्त 1500 रुपए महीना सम्मान निधि एवं 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि अभी कार्यकर्ता घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे, उसके बाद प्रदेश में सरकार बनते ही योजना लागू कर दी जाएगी। घर घर जाकर उनसे उनके फॉर्म भरवाए जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक ऐसी स्कीम साबित होगी जो असली जनता तक पहुंचेगी। कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी ने जो कहा है वो हमेशा पूरा किया है और आगे आने वाले वक्त में भी जिस तरीके का प्रदेश में माहौल है बदलाव का, तो सब लोग दुखी हैं और पूरा हम कहीं भी किसी प्रकार की लाइनों में कतारों में हमारी महिलाओं को, माताओं बहनों को खड़ा नहीं करने वाले। ये कांग्रेस पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हम सब जिसमें शामिल हैं, हम सब घर घर जाएंगे। और फिर एक बार पुनः कहना चाहता हूँ, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। परिवारों के बीच में ही झगड़ा हो जाए, ऐसी कोई बातचीत नहीं है, कोई बंधन नहीं है। ये जैसा आपको मैं पुनः स्पष्ट कर दूं, बिना भेदभाव के 100 रुपये 100 यूनिट बिजली, चाहे कोई भी वर्ग का व्यक्ति रहा हो, आप सब भी उसके उदाहरण है। बिना भेदभाव के कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लागू की थी, जो इनने बंद कर दी योजना। इसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बंधन के, ये मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों के लिए योजना है जो कांग्रेस पार्टी ने वचन दिया है। बहरहाल ये भी पहली बार हो रहा है कि विपक्ष भी अपनी एडवांस योजना लॉन्च कर मतदाताओं को लुभाने और सत्ताधारी दल की योजना को बेअसर करने की कोशिश कर रहा है। देखना बाकी है कि जनता को कांग्रेस की एडवांस योजना कितना पसंद आती है। ऑफिस कार्य के तनाव के बीच अपने स्वास्थ्य के प्रति बेपरवाह हुए पुलिसकर्मियों के लिए पुलिस लाइन में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उन्हें उचित परामर्श प्रदान किया गया। पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी के निर्देश पर पुलिस लाइन में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिसकर्मियों एवं अधिकारियों का स्वास्थ्य परीक्षण विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा किया गया। इस दौरान हृदय, नेत्र, ब्लड शुगर सहित अन्य बीमारियों की जांच की गई और उन्हें उचित परामर्श भी दिया गया। हमारा जबलपुर का पुलिस विभाग हर किसी की लोगों की सेवा में लगा रहता है। उन्हीं की सेवा के लिए हम लोगों ने ये कैंप लगाया है। उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके ध्यान रखने के लिए हमने कैंप लगाया है। इसमें गायनेक, पीडियाट्रिक, मेडिसिन, सर्जरी, न्यूरो, हार्ट, सबके डॉक्टर उपलब्ध कराए हैं हम लोगों ने, जो इन लोग की गहन जांच कर रहे हैं। ईसीजी, शुगर, एलएफटी, ये सब जांच भी हम लोग यहाँ कर रहे हैं पुलिस हॉस्पिटल में, जिससे इन लोग को लाभ मिले। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि काम के तनाव के बीच पुलिसकर्मी अपने स्वास्थ्य के प्रति बेपरवाह हो जाते हैं और शुगर, बीपी, नेत्र रोग जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए ये शिविर आयोजित किया गया है और इसमें उनको तनाव मुक्त रहकर कार्य करने के बारे में भी बताया गया। ये स्वास्थ्य शिविर हमारा वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य परीक्षण से भी जुड़ा हुआ है और हमारे पुलिस कर्मचारियों के भी स्वास्थ्य परीक्षण से जुड़ा हुआ है।
हम चाहते हैं कि हमारे जहाँ पुलिसकर्मी भी स्वस्थ रहें, उनका चेकअप होता रहे और जो भी यदि कोई चीज़ें सामने आती हैं तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। क्योंकि लगातार उनको ड्यूटी करनी पड़ती है, समय निकाल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। और उसके साथ क्योंकि अभियान आस्था हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए चल रहा है, उनका आशीर्वाद, उनका विश्वास जीतने के लिए जबलपुर पुलिस लगातार काम कर रही है और इसी क्रम में हम अपने वरिष्ठ जनों का भी यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण करा रहे हैं। इस शिविर में बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष व पुलिसकर्मियों ने शामिल होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करने के लिए समन्वय सेवा केंद्र में युवाओं और दिव्यांगों को निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस श्रृंखला में आयोजित प्रशिक्षण शिविर के मौके पर जन अभियान परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार भी मौजूद रहे और उन्होंने भी इस कार्य की सराहना की। युवाओं और दिव्यांगों को रोजगार से जोड़ने के लिए समन्वय सेवा केंद्र में समन्वय कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्था द्वारा निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम में जन अभियान परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार भी बतौर अतिथि शामिल हुए और उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने इस कार्य की भी सराहना की। हमारे समन्वय सेवा केंद्र में अनेक कन्याओं को 100-150 कन्याओं को निःशुल्क कंप्यूटर का प्रशिक्षण अभी तक दे चुके हैं। ऐसे व्यक्तित्व को मैं ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वे लंबी आयु दे और स्वस्थ जीवन दे। इसी प्रकार समाज के लिए उनका जीवन समर्पित। इस कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। कांचघर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड के निवासियों को जर्जर और बदहाल सड़क की समस्या से जल्द छुटकारा मिलेगा। क्षेत्रीय पार्षद ने करीब 35 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड की गरीब बस्तियों में रहने वाले हजारों परिवारों को जर्जर सड़कों की समस्या से जल्द छुटकारा मिलेगा। क्षेत्रीय विधायक लखन घनघोरिया एवं कांग्रेस पार्षद अरुणा साहू ने करीब 35 लाख रुपए से बनने वाली सड़क का कार्य प्रारंभ कराया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में आज 32 लाख का सड़क निर्माण का कार्यक्रम के लिए भूमि पूजन चालू हुआ है और हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे भी ऐसे ही कार्य करने का प्रयास करते रहें। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं और बुजुर्ग जन भी उपस्थित रहे। माड़ोताल स्थित ड्रीमलैंड कॉलोनी के रहवासी पिछले 8 वर्षों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और अपनी समस्या को लेकर एक बार फिर से वो कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे एवं कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई। लेकिन उनका आरोप है कि कलेक्टर ने उनकी बात ठीक से नहीं सुनी और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। माड़ोताल स्थित ड्रीमलैंड कॉलोनी के रहवासियों ने बताया कि बिल्डर ने उनसे लुभावने वादे किए लेकिन आज तक उन्हें पूरा नहीं किया, जिसके बाद वो 8 वर्षों से बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। इस मामले को लेकर जब वो कलेक्टर कार्यालय पहुंचे तो कलेक्टर ने भी उनकी सुनवाई नहीं की। हम लोग कलेक्टर की जन सुनवाई में यहाँ आए हैं और यहाँ आने पर ऐसा लग रहा है कि ये केवल खाना पूर्ति है और हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, इस प्रकार के अफसर उस सपने को साकार नहीं होने देना चाहते और ना ही किसी प्रकार से जनता की समस्याओं का निवारण करना चाह रहे हैं। अभी ये हुआ कि हम लोग सारे ड्रीमलैंड निवासी कलेक्टर साहब के पास अनुरोध लेकर गए, आवेदन लेके गए। हमारे एक अंकित सोनी जी हैं, वो सामने थे, उनको इस प्रकार से झटक दिया उन्होंने और बोल दिया नहीं, मतलब इस प्रकार का वो उन्होंने बोला नेतागिरी मत करो। ये बताइए हम अपनी समस्याएं लेके यहाँ पर आए हैं कि नेतागिरी करने आए हैं? ड्रीमलैंड कॉलोनी में 8 साल से हम प्रयासरत हैं। मेरे पति भी हमेशा आते रहे जन सुनवाई में, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उनका स्वर्गवास भी हो गया। इसके बाद अब मैं आ रही हूँ, ना नाली की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, ना बिजली की व्यवस्था। हम लोग तीसरी कनेक्शन से कार्य चला रहे और अधिक से अधिक बिल आ रहा, अनाज शनाब बिल आ रहा, वो भी हम भर रहे हैं। अभी हम आए यहाँ कलेक्टर के यहाँ, कलेक्टर साहब के यहाँ आए, हमने जन सुनवाई में आवेदन दिया, उनने साइन करके रख लिया। कोई बात नहीं की, ना कोई समस्या का समाधान किया हमारा, ना हमसे एक शब्द बात की। क्या समस्या लेके आए थे? हम नल की, पानी की, बिजली की, ड्रीमलैंड बाबा रामदेव कॉलोनी की। उनने कुछ नहीं सुना, बस आवेदन ले लिया। अगर आपको खाना पूर्ति ही करनी है तो ये जन सुनवाई करिए, मत बंद कर दीजिए। जनता परेशान हो रही है। आप ड्रीमलैंड सिटी फेस 1 जो वार्ड 72 है, वहाँ पर वार्ड 72 में जो रामदेव डेवलपर द्वारा कॉलोनी बनाई गई है नागपुर आर्मी का, उसकी इतनी सांठगांठ है कि उसकी जब भी कोई मुद्दा हम लेके आते हैं ड्रीमलैंड का, यहाँ पे कलेक्ट्रेट या नगर निगम तो सुनता ही नहीं है। पहले राजा सर थे तो उनने इतनी मेहनत करी कि बिल्डर को घुटनों तक ला दिया, लेकिन जब से ये कलेक्टर साहब आए हैं कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं है।
कॉलोनी वासियों का कहना है कि उन्होंने रामदेव डेवलपर के खिलाफ कई बार शिकायत दी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। सीओटी वेलफेयर सोसाइटी में हुए 3.25 करोड़ के फर्जी लोन घोटाले में शामिल कैशियर भी रांझी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस के अनुसार कैशियर को सुअरकोल के पास से गिरफ्तार किया गया है। रांची क्षेत्र स्थित सीओडी वेलफेयर सोसाइटी में हुए फर्जी लोन घोटाले को अंजाम देने वाले कैशियर सुरेश शाह को पुलिस ने सुअरकोल से गिरफ्तार किया है। रांची डीआई सहदेव राम साहू ने बताया कि वर्ष 2022 के पूर्व सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर रहे पीके तिवारी ने प्रबंधक बीए नायर और कैशियर सुरेश शाह के साथ मिलकर कई कर्मचारियों के नाम पर लोन निकाल लिया था और जब उन कर्मियों के पास नोटिस पहुंचा तब इस घोटाले का खुलासा हुआ और जांच के बाद पुलिस ने पीके तिवारी को गिरफ्तार कर लिया था और अब कैशियर भी गिरफ्तार हो गया है। सीओडी में कर्मचारियों की वेलफेयर के लिए सोसाइटी बनी हुई है। तो सोसाइटी में प्रति माह जो सिविल कर्मचारी हैं उसके वेतन से कुछ आंशिक राशि काटी जाती है। वो राशि सोसाइटी के खाते में जमा होती है। कभी कभी किसी सदस्यों को, सिविलियन सदस्यों को कभी आवश्यकता पड़ती है तो आवेदन दे करके ऋण ले करके अपना आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं लोग। ऐसे सोसाइटी में 2017 से 22 के बीच में शुरुआत में कुछ गबन होने की सूचना मिली थी। हमने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर दर्ज करके प्रेम किशोर तिवारी जो अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजे थे। उसमें से दूसरा आरोपी कैशियर था सुरेश शाह, वो काफ़ी दिनों से फरार था। उसको आज गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके उसको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। इस प्रकार आज सोसाइटी के काफ़ी करोड़ों की राशि है। अब तो काफ़ी बेचना आगे बढ़ चुकी है उसकी और करीबन 2 करोड़ कुछ लाख रुपए की अभी तक की ज्ञात हो चुकी है ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर और आगे भी बेचना की जा रही है। सदस्यों को जैसे जैसे जागरूक हो रहे हैं, वो आ रहे हैं, उनके कथन लिए जा रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।